तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद केमिकल काइनेटिक्स और इसमें हम शुरू कर रहे हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन जो 2008 का है। व्हाट इज मेंट बाय रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन? लिखो आंसर। लिखो रेट कांस्टेंट is the rate of the reaction. Rate constant is the rate of the reaction. Rate constant is the rate of the reaction when concentration of all the reactants are 1 molar. When concentration of all the reactants are 1 molar. तो सभी रिएक्टेंट जब 1 मोलर होंगे तो जितना भी रिएक्शन का रेट आएगा वही रेट कांस्टेंट है। लिखो। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का यूनिट के ऊपर। तो आपको पता है के की यूनिट होती है मोलैरिटी 1 माइनस एन टाइम माइनस 1 और वो उसमें भी मोल्स पर लीटर में चाह रहा है। आपको यूनिट निकालनी है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। टाइम वो कह रहा है सेकंड में ले लो। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा पर सेकंड। तो मैंने पहले भी कहा था काइनेटिक में थ्योरी बहुत कम है। 4-5 चीजों की डेफिनेशन है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रेट कांस्टेंट, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड, ये कुछ डेफिनेशंस हैं। तो लार्जली इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन डोमिनेट करते हैं जो न्यूमेरिकल तो नहीं है बट न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है, कुछ भी कह लो। सेकंड आ रहा है द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन टेक प्लेस 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर बॉक्स में लो। आपको याद है 30% का क्या मतलब है? अमाउंट रिएक्टेड इज 30/100 ऑफ ए। तो पहले आपको इसमें रेट कांस्टेंट निकालना है। टाइम आपको दिया हुआ है 40 मिनट। ये क्वेश्चन आया तो log 7 की वैल्यू आपको दी हुई आ जाएगी। फिर आपको टी हाफ निकालना है।
थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर बॉक्स में लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट गिवन टू यू। अगर हम 0.1 मोलर कंसंट्रेशन से शुरू करें तो कितनी कंसंट्रेशन रह जाएगी? रिएक्टेंट विल रिमेन, बॉक्स में लो। कितनी कंसंट्रेशन रह जाएगी आफ्टर 3 आवर्स? रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो पर मिनट है, बॉक्स में लो। और जो टाइम दिया हुआ है वो 3 आवर में दिया हुआ है, बॉक्स में लो। तो हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको ऐसे विजुलाइज करना है कि अभी जो आपके पास इनिशियल अमाउंट है रिएक्टेंट का वो है 0.1 मोलर। आपसे कहा जा रहा है 3 घंटे बाद, मतलब 180 मिनट्स के बाद। मिनट में क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि रेट कांस्टेंट मिनट में है। थोड़ा दिमाग लगाओ, कितना रिएक्टेंट रह जाएगा? दिस इज द फाइनल अमाउंट, दिस इज द अमाउंट लेफ्ट, ये आपको निकालना है और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से घटते हैं क्योंकि इसमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग मुश्किल नहीं है, मुश्किल है एंटी लॉग बच्चा अपने हिसाब से ले सकता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट आप उसकी परवाह मत करो, आप अपने कॉन्सेप्ट पे खड़े रहो, जितना सीख सकते हो सीखो। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे क्योंकि इसमें फिर एंटी लॉग के एक से ज्यादा ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। आप टाइम पे ध्यान लगाओ, बिकॉज काफी बच्चे टाइम में मार खाते हैं। के में मिनट दिया हुआ है, तो ओवर को मिनट में लेके जाओ। हमें ये निकालना है, ए नॉट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। तो अपने आप से फिर रिएक्टेंट मानो, अपने आप से रेट लॉ लिखो। तो कह रहा है अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, आधा करेंगे तो क्या असर पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं प्रॉपर स्टेप में कर रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चन नहीं करूंगा बिकॉज ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे उनके आंसर मैं डायरेक्ट दूंगा। एक क्वेश्चन ढंग से कर रहा हूँ, आप सीधा आंसर लिख के मत आना, आप ऐसे ही काम कर कर आओगे जैसा क्लास में सिखाया हुआ है आपको। उसने कहा है कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करा है, तो आपको पता है आर डैश इज द न्यू रेट लॉ, ए डैश इज द न्यू कंसंट्रेशन। ये एक फॉर्मेट आपको सिखाया था, इस फॉर्मेट से दोस्ती करनी है और ऐसे ही आंसर देकर आना है, अदरवाइज आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो आपका आंसर आया, जो रेट है वो 4 टाइम्स हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस रेट। ऐसे ही कहा गया है जो कंसंट्रेशन है उसे हाफ कर दिया है।
ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, सेकेंड ऑर्डर फॉर बी। तो पहले रेट लॉ लिखो, अब वो कह रहा है हाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एलोन बी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, आप स्टेप में लिख के आना जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। अब सीधा आंसर दे रहा हूं मैं, बोलो जी। अगर बी को 3 गुना करेंगे तो रेट 9 गुना बढ़ जाएगा। और सेकंड पार्ट है, अगर ए और बी दोनों को डबल करेंगे तो क्या होगा? अगर ए को भी डबल करेंगे और बी को भी डबल करेंगे तो ए को डबल करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, बी को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो रेट 8 गुना बढ़ेगा, क्योंकि बी में स्क्वायर का वेरिएशन है और ए में लीनियर वेरिएशन है। तो दोनों को डबल करने पे यहां देख सकते हो, मन में आप दोनों दोनों की जगह 2 रख दो तो आंसर 8 आ जाएगा। ऐसे करके क्या हो गया, आपके नंबर कटेंगे, बिकॉज बहुत दबाव है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, पिछले वाले फॉर्मेट से करने हैं, आर आर डैश वाले मेथड से। नेक्स्ट, सिक्स्थ, आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें एक ही कंसंट्रेशन समय के साथ कैसे घट रही है आपको बता रखा है। और ये क्वेश्चन रोल मॉडल क्वेश्चन है, आप इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करो। हर साल कोई ना कोई एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है जो बहुत लेंदी होता है, तो थोड़ा सा हमें रूल तोड़ने पड़ते हैं उसे करने के लिए, नहीं तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो सकता। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, ये रोल मॉडल क्वेश्चन है। उस वक्त हाहाकार मचा था, क्योंकि 3 नंबर के लिए ये इतने सवाल पूछ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखनी है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए मेंटल स्ट्रेंथ भी रखनी है कि ये होता है, दिस में हैपन कि एक 3 नंबर के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ जाए। ऐसा कोऑर्डिनेशन में भी हो रहा है, ऐसा कोऑर्डिनेशन में भी हो जाता है कई बार, 3 नंबर में वो बिल्कुल क्वेश्चन फैला देते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, बॉक्स में लो। आपको टेबल दे रखी है, टी इज इक्वल टू 0 आपके लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 है तो जो भी कंसंट्रेशन है वो आपके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन है। फिर 20 मिनट बीत जाने के बाद, 40 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद, 80 मिनट के बाद कितना रिएक्टेंट रह गया, ये हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो सुनो, वैसे अगर मुझे रेट कांस्टेंट निकालने के लिए कहा जाता है तो मुझे ये रेट कांस्टेंट 4 बार निकालना है। जो नीति है वो ये है, जितने टाइम इंटरवल होते हैं सब पे रेट कांस्टेंट निकाला जाता है, सब पे आंसर लगभग सेम भी आता है। फाइनल आंसर क्या लिया जाता है? एवरेज। आपको एनसीईआरटी में तजुर्बा दिया हुआ है। वैसे नीति यही है कि मुझे यहां पे 4 बार रेट कांस्टेंट निकालना चाहिए। ये सच है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट विल रिमेन सेम, पर एग्जैक्ट सेम नहीं आता, हल्का फुल्का फर्क आता है। आपको ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, उसमें आपने 2 बार निकाला, 360 और 720 सेकंड के बाद निकाला हुआ है, कर जाके बढ़ना एनसीईआरटी क्वेश्चन, एजो आइसोप्रोपेन। पर यहां पे 4 बार निकालना मतलब सुसाइडल हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। 1 नंबर के लिए 4 बार फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, 4 बार लॉग, तो ये क्वेश्चन 20-25 मिनट खा जाएगा। इसीलिए आप एक बार ही सिर्फ के निकालोगे। आप किसी भी टाइम इंटरवल पे निकाल सकते हो, सबसे बेसिक होता है कि आप 20 मिनट के बाद निकाल दो। तो आप ये बोलोगे जी 20 मिनट बीत जाने के बाद, आफ्टर 20 मिनट मैं रेट कांस्टेंट निकाल रहा हूं। मैं 4 बार यहां पे रेट कांस्टेंट निकालना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। इसलिए मैं कह रहा था ऐसे क्वेश्चनों में समझ चाहिए, तजुर्बे चाहिए कि नहीं यार 1 नंबर में 4 बार नहीं करना काम। सच तो ये है ही कि हर बार रेट कांस्टेंट लगभग सेम आएगा, बिकॉज एक रिएक्शन का तो एक ही रेट कांस्टेंट है। बट कन्वेंशन ये है कि जितने टाइम इंटरवल दे रखे हो सब पे के निकाला जाता है और फिर एवरेज लिया जाता है। वो काम नहीं करेंगे यहाँ पे। इनिशियल अमाउंट बोलो N2O5 का 0.4 मोलर, और 20 मिनट बीत जाने के बाद कितना N2O5 रह गया? 0.289। ये वो जमाना था जब लॉग टेबल दी हुई आती थी, अब तो आपको लॉग की वैल्यू दी हुई आएगी। इसको सॉल्व करेंगे,
आई एम नॉट श्योर अबाउट लॉग की वैल्यू मैंने क्या ली हुई है। इसका आंसर के का आ जाएगा 0.016। आप घर में अपने आप चेक कर लेना। सो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। यहाँ मैं कर ही देता हूँ यार, पीछे पड़ जाते हैं बच्चे। बी पार्ट, तो एक बारी के निकालो, ऐसे निकालो। आप किसी भी टाइम इंटरवल पे निकाल सकते हो, मोटा माटी आंसर इसके आसपास ही आएगा। What will be the concentration of N2O5 after 100 मिनट? एक और खतरनाक क्वेश्चन, क्योंकि ये अपने में क्वेश्चन आज 3 नंबर के आते हैं। तो N2O5 शुरुआत में आपके पास था 0.4 मोलर, और वो आपसे कह रहा है कि 100 मिनट बीत जाने के बाद कितना N2O5 रह जाएगा। मतलब आप देखो ह्यूज कैलकुलेशन, क्योंकि एंटी लॉग में घुसना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करना ही नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम में, करना ही नहीं चाहिए। आप बाकी पेपर पूरा करो, आखिरी में लौटो। ये मारीच क्वेश्चन है। मारीच वो हिरण है जिसके पीछे श्री राम भागे थे और सीता मैया भी गंवानी पड़ी थी। इसके पीछे भाग के कोई फायदा नहीं होगा। बाद में 100 कमेटियां बैठती हैं, फैसले होते हैं, जिसने आधा किया ये नंबर दे दो, पर उस वक्त तो पूरा पैनिक रहता है, उस वक्त बात समझ में नहीं आती। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन रोज 2-3 बार देखने चाहिए, समझने चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ है ये कि भाई ऐसे भी होता है, ये भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को मुझे क्या करना है, द बेस्ट आंसर इज कुछ नहीं करना है, इसको बाद में करना है। पेपर पूरा कर लो, आखिरी में एग्जामिनर का बोलो मंगाओ बोतल, अब भाई सॉल्व करेगा। तो फिर बस ये ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई सॉल्व करेगा। नेक्स्ट है, अभी भी खत्म नहीं किया इसने, अब सी पार्ट बोल रहा है। आप देखो अभी भी खत्म करने का नाम नहीं ले रहा, ये सब 1 मार्क्स के लिए चल रहा है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। पहले आप इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखोगे, क्योंकि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये रेट लॉ रहेगा इसका। अब आपको इनिशियल रेट निकालना है। रेट कांस्टेंट आप निकाल चुके हो, और इनिशियल रेट निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर आपको इनिशियल रेट निकालना है
तो आप N2O5 की कौन सी कंसंट्रेशन पुट करने वाले हो? जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि आपको तो बहुत सारी कंसंट्रेशन दे रखी है उसमें, बट उसने बोला है इनिशियल रेट निकालो। तो T इज इक्वल टू 0 पे जो कंसंट्रेशन थी दैट इज 0.4 मोलर, वो आपको यहां पे पुट करनी है। यहां से इनिशियल रेट निकलेगा और रेट की यूनिट होती है ऊपर कंसंट्रेशन नीचे टाइम, मोलैरिटी पर मिनट। पीछे क्वेश्चन में कुछ गलती है, मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि मैंने कहा है ना कि हमारा दिमाग इस वक्त बिल्कुल चार्ज अप हुआ होता है। मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पकड़ में नहीं आ रहा, कुछ कहीं गलती हुई है, क्योंकि ये वैल्यू 0.8 तो आ ही नहीं सकती। इनिशियल कंसंट्रेशन 0.4 है, 100 मिनट के बाद तो कंसंट्रेशन घटनी चाहिए, 0.8 कैसे आ गई? तो मुझे नहीं पता कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। आप अपने आप इस पर रिसर्च करना, देखना किस लेवल पे कहाँ गलती हुई है, और उस गलती को रेक्टिफाई करना। हो सकता है की वैल्यू गलत हो या कुछ और गलत हो। मैं आप पे कैलकुलेशन एक बार लॉग अपना कैलकुलेटर से चेक करना है, ये आंसर तो सही नहीं है, खटका आ रहा है मन में, ये गलत है ये। हाँ 4 पॉइंट, हाँ मैं कहा ना कुछ चल रहा है। होता क्या है, मैं जब एक्चुअली क्या है, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, दबाव में ना कैलकुलेशन मिस होती है हम लोगों से। अब ठीक आएगा आंसर। तो ये 0.08 हो गया ना, ये ठीक है, दैट इज ओके। क्योंकि देखो विद टाइम कंसंट्रेशन घट रही है, यू स्टार्टेड विद 0.4, फिर घटी घटी घटी, तो 100 मिनट के बाद तो और घट जाएगी ना। अब ठीक है। तो आप सोचो इस क्वेश्चन के ऊपर, इस पे घर पे समय लगाओ। ऐसे ही क्वेश्चन कल आपने इलेक्ट्रो में भी देखे हैं, कुछ क्वेश्चन खास होते हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। 7th, ये हमारा नॉर्मल इनिशियल रेट लॉ वाला क्वेश्चन है। NO और Cl2 की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है और हमें रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है एक प्रकार से। तो आपको याद है कि सबसे पहले आप इसके अंदर एक रेट लॉ अज्यूम करते हो। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो समझो लक्की ड्रॉ में नाम निकल आया। और अब आप कोई दो एक्सपेरिमेंट देखो जिनमें NO की कंसंट्रेशन सेम है, तो वो है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। कॉमन चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहां से ऑर्डर आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही कोई दो एक्सपेरिमेंट देखो जिसमें Cl2 की कंसंट्रेशन सेम हो, वो 1 और 3 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज भी ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, डाटा बहुत आसान है और अच्छी सी चीजें पूछ रहा है। सिर्फ ऑर्डर निकाल के नहीं भाग रहा, कई सारे सवाल पूछ रहा है जो जायज सवाल बनते हैं इसमें। ये क्वेश्चन भी कर लिया तो मोटा माटी पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। तो दोनों ऑर्डर सामने आ गए, यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे इस पे। कुछ और सवाल भी हैं। तो पहला सवाल ये था, राइट द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द रेट लॉ। ये हमने निकाल लिया यहां से, ए पार्ट चल रहा है हमारा। तो रेट लॉ आ गया NO की पावर 2, Cl2 की पावर 1।
सेकेंड सवाल पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई इट्स यूनिट्स। तो मैंने आपको ये ट्रेनिंग दे रखी है, अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट पकड़ लो। मैंने एक्सपेरिमेंट 1 ही ले लिया। रेट लॉ जो अभी आपने निकाला था वो रखो, और एक्सपेरिमेंट 1 में रेट की वैल्यू, एक्सपेरिमेंट 1 में रेट की वैल्यू, ए और NO और Cl2 की वैल्यू, ये पुट करेंगे तो यहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। उसने यूनिट बोला है आपको, तो आप चेक करो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर 3 है। के की यूनिट होती है मोलैरिटी 1 माइनस एन टाइम माइनस 1। अब देखो तो आंसर आ जाएगा मोलैरिटी 1 माइनस 3 दैट इज -2, और टाइम किस में है क्वेश्चन में, मिनट में, तो मिनट -1। इसको मोल्स पर लीटर की फॉर्म में खोल के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी नंबर नहीं कटने वाले, ये भी परफेक्ट आंसर है। मोलैरिटी में लिखना कभी भी गलत नहीं है। सी पार्ट। अब वो आपसे कहता है व्हाट इज द इनिशियल रेट इन एक्सपेरिमेंट 4। आपको एक्सपेरिमेंट 4 में रेट की वैल्यू निकालनी है। ये सारे पार्ट मैंने करा रखे हैं। आप मेरा क्वेश्चन आप पढ़ो, जो मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं उनमें मैंने एक क्वेश्चन इस प्रकार का ऑलरेडी करा रखा है। तो अब आप इसको एक्सपेरिमेंट 4 को कैसे देख रहे हो, आप ये देख रहे हो भाई के मुझे पता लग चुका है, के कभी चेंज नहीं होता रिएक्शन का, और एक्सपेरिमेंट 4 में NO और Cl2 की वैल्यू आपको दे रखी है। यहां से रेट का आंसर आ जाएगा विच कम्स आउट टू बी 2.7। और रेट क्या होता है, समथिंग इज चेंजिंग विद टाइम। ऊपर कंसंट्रेशन, नीचे टाइम, गा के इसे याद करो। ये मैक्सिमम क्वेश्चन है एक्चुअली जो इनिशियल रेट लॉ में पूछे जा सकते हैं। चार पांच सालों में एक बार ही ऐसा होता है जब इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर एग्जामिनर की पहली चॉइस आप देख रहे हो फर्स्ट ऑर्डर है। इतने सारे 16 साल के पेपर करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझ में आता है नॉनस इक्वेशन कि एग्जामिनर की वो फेवरेट चॉइस है। सेकंड चॉइस इज कंडक्टेंस। सॉल्यूशन में आपको पता है वांट ऑफ फैक्टर। सेकंड चॉइस इज आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर निकालना। तो ये समझ में आ जाता है। ऐसे ही आप देखोगे कि एग्जामिनर की फेवरेट चॉइस है फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद एक्चुअली आर्हीनियस इक्वेशन, ये आगे जाके इसका नंबर लगता है। पर ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैलकुलेशन वाइज गेम आसान हो जाता है, ओवरऑल आसान क्वेश्चन होते हैं, ये स्कोरिंग होते हैं। आओ जी, 8th क्वेश्चन ये शुरू हो गया 2013। आपको इक्वेशन दे रखी है लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.3 आर टी। ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, कह रहा है लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन आया, स्लोप की वैल्यू दे रखी है। हमारे हिसाब से स्लोप कितनी आनी चाहिए, माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 आर। इसके हिसाब से स्लोप कितनी आ रही है, -4250। माइनस से माइनस कट जाएगा, सॉल्व करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मली आंसर बड़ा आता है तो एडवाइजेबल है कि आप फाइनल आंसर किलो जूल में रख कर आओ, ये रिवाज है। डेल्टा जी में भी हम ऐसा ही करते हैं, हालांकि वैल्यू बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक है, उस जमाने में ऐसी वैल्यूज आती थी। ज्ञान आर्हीनियस इक्वेशन लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, नेगेटिव स्लोप। अगर लॉग के है तो स्लोप होती है माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 आर। ये स्लोप की वैल्यू याद रखनी होती है। नाइन्थ,
नाइन्थ में ए का सिर्फ फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं क्योंकि इसके जो बाकी पार्ट है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ए और बी दो रिएक्टेंट है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि अगर आपके पास दो रिएक्टेंट है तो आप ऐसे एक्स और वाई लिखोगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको इस पे ध्यान लगाना चाहिए। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने का मतलब क्या होता है, याद करो। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने का मतलब है कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन दो बार लिखना है। एक बार आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, जैसे ऐसे लिख दिया। और एक बार आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है रेट लॉ से, जिसके लिए फर्स्ट लाइन काम आ जाएगी, सेकेंड ऑर्डर फॉर ए, फर्स्ट ऑर्डर फॉर बी। बात नहीं करो, चुप रहो। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। मैंने काफी इस पे काम कराया, आप मेरा पैकेज पढ़ोगे तो मैंने कई जगहों पे आपसे लिखवाई है इक्वेशन, इस पे ध्यान लगाओ। कोई बात है ही नहीं मुश्किल इसमें। सबसे मुश्किल क्या है, अपने आप से इक्वेशन मानना, एक्स और वाई मानना, ये सबसे मुश्किल काम होते हैं। एवरेज बच्चा कभी भी अपने आप से स्टार्ट नहीं ले पाता ऐसे क्वेश्चनों में। हमें कोई इक्वेशन नहीं दे रखी, हमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने आप से एक्स और वाई मान के काम करना है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है ये न्यूमेरिकल है, जो हमने आज आते ही करा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर डाटा सेम होता है तो मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, डाटा बदल जाए तो मैं क्वेश्चन आपने देखा है मैं दोबारा कराता हूं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आ रहा है, आपको प्रूव करना है कि T99% इज ट्वाइस ऑफ T90% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। T99% का क्या मतलब है, अमाउंट रिएक्टेड इज 99/100 ऑफ ए। सब डेरिवेशन सब कुछ क्लास में आप कर चुके हो। मैंने आपसे कहा था ये लॉग की वैल्यूज मन में सॉल्व करनी है। एलसीएम ले लो, ऊपर 100 आ गया, नीचे ए बच गया, ए से कट गया, 100 होता है 10 की पावर 2, 2 log 10। T90% का मतलब है अमाउंट रिएक्टेड इज 90/100 ऑफ ए। इसका भी एलसीएम मन में सॉल्व करना है। 100 ए ऊपर आ गया, नीचे 10 ए बच गया, ए से कट गया, log 10 रह गया, log 10 1 होता है। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया।
आपको पता है ये आज भी फेमस वैरायटी है, आपको स्कूलों में हमेशा ये क्वेश्चन मिलते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। इनिशियल रिएक्टेड लेफ्ट, प्रेशर वाले क्वेश्चन है। इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का पी नॉट, बाकियों का 0। इसका पी प्रेशर कम होगा, इसका बढ़ेगा। ये फाइनल प्रेशर है तीनों के। टेबल दे रखी है, टोटल प्रेशर तीनों गैसेस का मिलाकर इनिशियल हमारी टेबल के हिसाब से पी नॉट है और इनके हिसाब से 0.4 है। यहां से पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, टोटल प्रेशर फाइनल हमारी टेबल के हिसाब से, इनके हिसाब से यहां से स्मॉल पी की वैल्यू आ जाएगी। तो जहां ए लिखते हो वहां पी नॉट आएगा, जहां ए माइनस एक्स लेते हो वहां पी नॉट माइनस पी आएगा। रेट कांस्टेंट हमें निकालना है। टाइम है 100 सेकेंड। इजी वैल्यूज है, लॉग टेबल बहुत इजी से, आसानी से इसे आप कर सकते हो। log 4 बच रहा है, आप देख सकते हो हवा में करके। log 4 की वैल्यू तो वैसे भी याद होती है, log 2 का डबल। और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट आ जाएगी पर सेकेंड। बी पार्ट है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। लाइन खींच लो। फर्स्ट पॉइंट एडवाइजेबल है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, आगे रिपीट भी होंगे तो अपने आप में आप पे छोड़ दूंगा। हमेशा जब डिफरेंस देना होता है तो फर्स्ट तो डेफिनेशन ही बनती है, बाकी सब बातें होती रहेंगी। एक काम करने का सलीका होता है ये, यू फर्स्ट राइट डेफिनेशंस। तो लिखो जी, ऑर्डर में लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज डिफाइंड एज पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म in the expression of rate law. Power of concentration term in the expression of rate law. सेकेंड पॉइंट लिखो इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट आप बहुत कुछ देकर आ सकते हो, जो आपको याद आ जाए वो दे आना, सबसे आसान है। ऑर्डर कैन बी 0, नेगेटिव एंड इन फ्रैक्शन। ऑर्डर कैन बी 0, नेगेटिव एंड इन फ्रैक्शन। सेकेंड है मॉलिक्युलरिटी में। फर्स्ट पॉइंट लिखो, डेफिनेशन मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? लिखो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, number of reactant molecules reacting simultaneously, number of reactant molecules reacting simultaneously to form product, reacting simultaneously to form product। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट, इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। सेकेंड पॉइंट ठीक है, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी 0, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी 0, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन।
12th क्वेश्चन है, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है और उसका रेट लॉ आपको दिया हुआ है। पहला सवाल है इसका, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। बोलो, बी को डबल करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तरीके से प्रूव करना। सेकंड, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर इफ ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। इशारा समझो, एग्जामिनर ने ये बोल के आपको आंख मारी है, अगर ए बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो रेट अब ए पे डिपेंड नहीं करेगा, रेट अब ए पे डिपेंड नहीं करेगा, सुडो वाला केस क्रिएट हो जाएगा, ये इसका नया रेट लॉ हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, तो आप क्या लिख कर आओगे, सुडो सेकेंड ऑर्डर, सूडो सेकेंड ऑर्डर, सूडो वर्ड देकर आओगे। लार्ज एक्सेस का मकसद ही ये था बताने का, जो रिएक्टेंट ज्यादा होता है उस पर रेट डिपेंड करना बंद कर देता है। के कांस्टेंट था, ए कांस्टेंट हो गया, के डैश नया कांस्टेंट है। बी पार्ट है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 30 मिनट लगते हैं 50% कंप्लीशन के लिए। क्या दिया हुआ है आपको, ये हाफ लाइफ, शब्दों में हाफ लाइफ दी हुई है, शब्दों में हाफ लाइफ दे रखी है आप। वो कह रहे बताओ 90% रिएक्शन होने में कितना समय लगेगा। तो पहले आप रेट कांस्टेंट निकालोगे, और अब आपको निकालना है टी 90%। टी 90% का मतलब है टाइम टेकन फॉर 90% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट। एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा 100A, नीचे आ जाएगा 10A, कटेगा log 10 1 होता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी में होते थे, फिर ये अब कट गए हैं, लेकिन मैं ये कराऊंगा क्योंकि ऐसे तूफान क्वेश्चन नहीं है। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स हैं, बात बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको एस्टर की इनिशियल कंसंट्रेशन चेक करो, T00, टेबल देखो, 30 सेकेंड, कुछ मत सोचो। एक फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, आंखें बंद करके बस इसको फर्स्ट ऑर्डर की तरह ट्रीट करो और कैसे काम करते हैं हम आए हैं उस पर फोकस करो। T=0, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था उस वक्त एस्टर था 0.6, 30 सेकेंड बीत जाने के बाद कितना रह गया, 0.3, 60 के बाद कितना रह गया, 0.15। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट इट फॉलो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट। मोटी बात, निचोड़, हमें कोई डाटा दिया हो और हमें बोले कि भाई साबित करो कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई भी रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा होगा तो उसका रेट कांस्टेंट इस फॉर्मूले से
जब भी आप निकालोगे, जिस मर्जी टाइम इंटरवल पे निकालोगे, आंसर लगभग सेम आएगा। एक रिएक्शन, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, मैं इसका रेट कांस्टेंट 2 बार निकाल रहा हूं, 2 बार निकाल रहा हूं। पहली बार कब निकालना है बोलो? पहली बार निकालना है आफ्टर टाइम 30। व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर? 0.6, और 30 मिनट सेकेंड में कितना रह गया? 0.3। लॉग लॉग 2 कितना होता है? 0.3010, रफली 0.3 को काटेंगे, आंसर आ जाएगा 0.0231 पर सेकेंड। अब मैं इस सेक्शन का रेट कांस्टेंट दूसरी बार निकालूंगा, जो मैं आपको पीछे भी सुना रहा था। हाँ जी, इनिशियल अमाउंट अभी भी 0.6 है, लेकिन अब 7 सेकंड बीत चुके हैं। 7 सेकंड में कितना रह गया? 0.15। ये log 4 हो गया। log 4 होता है 0.6020। आप देखो लगभग सेम ही आंसर आ गया। उतारो और सुनते रहो। अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ना होता तो क्या होता? ये रिएक्शन 0 ऑर्डर होता तो क्या होता? तो आप जब 2 बार के निकालते, आपका आंसर भयंकर डिफरेंट आता। अगर K1 आ रहा है 100 तो K2 आ जाएगा 2000, ऐसे। क्योंकि अगर एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, जैसे ताला चाबी, अगर एक रिएक्शन 0 ऑर्डर है, उसका रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर से निकालोगे तो सही नहीं आएगा। ऐसे ही अगर एक रिएक्शन 0 ऑर्डर है, उसका रेट कांस्टेंट अगर आप फर्स्ट ऑर्डर से निकालोगे तो हर बार अलग आएगा। दोनों बार के का सेम आना ये इशारा करता है कि ये डाटा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसलिए आपको उल्टा सोचना बहुत जरूरी है। इस पे हमने आपको कम पढ़ाया हुआ है, इस पे हमने आपको कम पढ़ाया हुआ है। आपको उल्टा सोचना जरूरी है। आप क्या सोचो कि अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ना होता तो फिर क्या होता? तो फिर K1 K2 की वैल्यू भयंकर डिफरेंट होती। मतलब पॉइंट्स का फर्क नहीं होगा, हजारों का फर्क होगा। गलत चाबी, ताले में गलत चाबी, चाबी फंस जाएगी। अब आप क्या लिखोगे? लिखो एज रेट कांस्टेंट, एज रेट कांस्टेंट्स आफ्टर बोथ टाइम इंटरवल आर सेम, as rate constant after both time intervals are same, hence शिक्षा, hence data follow first order kinetics, hence data follow first order kinetics। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है। सूडो पे ध्यान मत लगाओ, इस पे सूडो का कुछ नहीं करना आपको, ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है। बी पार्ट आज भी एनसीईआरटी में है, जाके देख लेना, हमने कराया हुआ आपको। अब सिर्फ बी पार्ट रह गया एनसीईआरटी में, जो छपके आई है नहीं एनसीईआरटी, उसमें ये ऊपर का हटा हुआ था, प्रूव करना, सिर्फ बी पार्ट बचा हुआ था। आपको निकालना है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। आप पढ़ रहे हो एस्टर की हाइड्रोलिसिस, और रेट निकालने का तरीका होता है माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर चेंज इन टाइम डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो एस्टर का 1 ही होता है, बैलेंसिंग करोगे तो एक ही आता है। फाइनल एस्टर का अमाउंट है 60 सेकंड के बाद 0.15, इनिशियल अमाउंट मतलब 30 पे अमाउंट है 0.30, और चेंज ऑफ टाइम है आपका 30 से 60 में 30 सेकंड। रेट पे ध्यान लगाओ, यूनिट्स पे ध्यान लगाओ। देखो
आपको इक्वेशन दे रखी है और आपसे कह रखा है एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, अगर हाफ लाइफ पीरियड, एक्टिवेशन एनर्जी भी निकालो और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालो अगर हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दो सवाल हैं, पहले हाफ लाइफ निकाल लेते हैं, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है 200 मिनट, तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, खुद ही बोल रहा है। इसका आर्हीनेस इक्वेशन से कोई संबंध नहीं है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, मिक्स करके दे दिया इसने। आपकी इक्वेशन होती है log k इज log a माइनस ए डिवाइड बाय 2.303 RT। इसकी इक्वेशन है log k इज इक्वल टू 14.2 माइनस 10 की पावर 4 बाय टी। मैंने पहले भी कहा था k इज केल्विन, डोंट सी दैट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपने कर रखा है। k केल्विन का है, उसको मत देखो, देखोगे तो फंसोगे। नाउ कंपेयर द टू इक्वेशन, यहां से कंपेयर करना है आपको। देखो यहाँ 10 की पावर 4 है और यहाँ पे ई ए बाय दिस है, देखो टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, छोड़ दो, माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, छोड़ दो, जस्ट लुक एट द डिफरेंस। तो ई ए डिवाइड बाय 2.303 आर इज इक्वल टू 10 की पावर 4। फिफ्टीन क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही आसान है। आपको इक्वेशन दे रखी है और आपसे कह रखा है कि एरो पे लिखा हुआ है रेट इज इक्वल टू के। शिक्षा, रेट अगर के बराबर है तो ऑर्डर क्या हुआ? अरे अगर आर इज इक्वल टू के है तो ऑर्डर क्या हुआ? जीरो। इसका मतलब कंसंट्रेशन की पावर इज जीरो, रिएक्शन जीरो, ऑर्डर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, तो ऑर्डर तो हो गया जीरो, उसका फैसला किया आपने आर इज इक्वल टू के देखकर। और मॉलिक्युलरिटी की जहां तक सवाल है तो उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं होता, आपकी इक्वेशन देखो उसमें दो अमोनिया है, तो व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी? 2। जितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्युलरिटी, तो वो तो सीधा इक्वेशन देख के निकाली जाती है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पहले ये फॉर्मूला लिख लिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टाइम कुछ बताया हुआ किसमें? नहीं, तो बस ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे फिर हम भी। ये चीजें मुश्किल लगती हैं, टाइम दे देता तो आसान लगता, नहीं बताएगा तो जनरल छोड़ के आओ। सिक्सटीन क्वेश्चन वैसा ही है जैसे पीछे आपने किया, दोबारा करा रहा हूं। आपको एक डाटा दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि साबित करो कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। साबित करने के लिए कभी भी बोलेगा तो एक ही तरीका है, आप इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से हर टाइम इंटरवल पे निकालो। यहां पे दो टाइम इंटरवल है,
एक है 300, एक है 600। इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 की 1.6 10 की पावर -2 है और 300 सेकंड बीत जाने के बाद कितना N2O5 रह गया। बहुत ही आसान डाटा। देखो यहाँ पे log 2 बचेगा, log 2 होता है 0.3010, यहां से K1 आ जाएगा। टाइम है आपका सेकंड में, तो पर सेकंड आ गया। फिर हम निकालेंगे K2, दूसरी बार रेट कांस्टेंट निकालेंगे 600 सेकंड के बाद। N2O5 का इनिशियल अमाउंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब 600 सेकंड के बाद कितना N2O5 रह गया, 0.4। साफ दिखता है, log 4 रह जाएगा। log 4 होता है 0.6020। एग्जैक्ट सेम आंसर आ रहा है। तो ये प्रूव करने के लिए कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन को आपको 2 या 3 बार निकालना होगा, जो भी टाइम इंटरवल दिया उन पे निकालना होगा। हल्का फुल्का आंसर में फर्क चलेगा, एक 0.00231 आ रहा है, एक 0.00229 आ रहा है, चलेगा। अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा हो, राउंड ऑफ करके सेम आ रहा हो, चलेगा। ये तो खैर एग्जैक्टली सेम दे दिया, इसने लड़ाई रखी नहीं। सेम आ रहा है इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। 99% जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सेम आएगा, वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। लिखो लिखो, एज रेट कांस्टेंट रिमेन सेम, as rate constant remains same after both time intervals, as rate constant remains same after both time intervals, hence data follow first order kinetics, hence data follow first order kinetics। बी पार्ट क्या है क्वेश्चन का, बोलो। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की 0.693/K आपने निकाल ली है, यहां से T हाफ आ जाएगा। और अगर मेंटोस की गोली खा सकते हो, अगर दिमाग की बत्ती जला सकते हो, डाटा देखो। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। डाटा देखो, डाटा कुछ कह रहा है उसको सुनो। 0 से 300, आप देखो T = 0 पे कितनी कंसंट्रेशन है, 1.8। 300 के बाद कितनी हो गई है, 0.8। जितनी शुरू में थी उसकी आधी, हाफ लाइफ है 300। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, जहां खड़े हो से उसका आधा। आपका इनिशियल अमाउंट 1.6 था, 300 के बाद 0.8 है, जहां खड़े हो उसका आधा में जितना समय लगता है वही तो हाफ लाइफ है। 300 आंसर आना था, वही आ रहा है। देखो फॉर्मूले से भी वही आ रहा है, समझ से भी वही आ रहा है। चलो आगे, नीचे वो कह रहा है फॉर ए रिएक्शन R = P, हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, व्हाट इज द ऑर्डर। बोलो आंसर लिखो, फर्स्ट ऑर्डर। आंसर है फर्स्ट ऑर्डर, रीजन मांगा नहीं है उसने। आप फॉर्मूला लिखो, T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की नहीं आती। T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की नहीं आती। नेक्स्ट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हमारे पैकेज में क्वेश्चन कवर्ड है। ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड में आए हुए हैं, आज आप देखोगे जर्नी में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है, बॉक्स में लो 50%, एरो खींच के लिखो T हाफ। रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 40 मिनट था जब टेम्परेचर 300 केल्विन था। रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट हो गया जब रिएक्शन 320 केल्विन पे कराया जा रहा है। आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। बॉक्स में लो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। आपको पता है अगर 2 अलग अलग टाइम इंटरवल दे रखे हो तो इस फॉर्मूले से
एक्टिवेशन एनर्जी निकाली जाती है, दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हो तो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। अच्छा, के कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले से, 0.693 बाय टी हाफ। दूसरी वाली टी हाफ कितनी है? अरे बता दो। 20। पहली वाली कितनी है? 40। तो रेट कांस्टेंट हम निकाल रहे हैं 0.693 बाय के करके। सेम क्वेश्चन पैकेज में करा रखा है। तो K2 हो जाएगा 0.693 बाय टी हाफ 2, K1 हो जाएगा 0.693 बाय टी हाफ 1। उसमें तो कितना आसान डाटा है, सब काट काट के log 2 बचना है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो बहुत आसान डाटा है। अब देखो, महसूस करो इसे, इतनी मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ करनी ही पड़ती है। नाइनटीन आप देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में एक्चुअली कम आए हैं। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस वाली इक्वेशन आपको दे रखी है, और वो कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 आपको निकालना है। और इन सब क्वेश्चनों में मेरा स्टैंड था, कुछ भी मत करो, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो उनकी शक्ल देख के जिनके बारे में सवाल है। सवाल किसके बारे में? N2O5 के बारे में। 1/2 माइनस क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की शक्ल देखकर रेट लिखोगे तो माइनस में लिखा जाता है, इज इक्वल टू 1/4। 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि जब भी कभी रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, इंडिविजुअल रेट को स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। जो ब्रैकेट में लिए गए हैं वो इंडिविजुअल रेट है। क्या है ये? क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। ये क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ, अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो यार, कुछ बता भी दिया करो। डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकालना है, तो रीअरेंज कर लो इसे। ये आ गया 1/2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको दिया हुआ है। तो ये भी दिख रहा है कि काइनेटिक में क्वेश्चंस कम है। आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन में तो बाढ़ आई हुई थी। उसकी वजह है क्योंकि वो चैप्टर महंगे चैप्टर रहे हैं शुरू से। काइनेटिक एक जमाने में 3 नंबर का होता था, इसलिए आप देख रहे हो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पर ईयर आपको नहीं मिलेंगे। किसी साल 3 नंबर का आ गया, किसी साल 4 नंबर का आ गया, ऐसे रहा है। और वो हमेशा से ही 5 नंबर के आते रहे हैं। उसमें भी चॉइसेस बहुत आती रही हैं उनमें, क्योंकि 5 नंबर में चॉइस आती थी। हाँ जी, क्वेश्चन आ रहा है H2O2 I माइनस गिव टू H2O प्लस I2। आपको मैकेनिज्म दिया हुआ है, रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। रिएक्शन अगर मल्टी स्टेप हो तो स्लो स्टेप को देखकर रेट लॉ लिखा जाता है। तो स्लो स्टेप पे आ जाओ। स्लो स्टेप के रिएक्टेंट कौन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड आयोडाइड। ये इस रिएक्शन का रेट लॉ है।
सेकेंड है राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2। थर्ड है आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड विच ऑफ द इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो याद है स्लो स्टेप इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है? स्टेप 1। ये बताकर आना है। उसने आपसे स्टेप का नाम पूछा है, उसने आपसे कहानी नहीं पूछी, तो जवाब है स्टेप 1। कहानी मैंने लिखी है। (21) डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बॉक्स में लो जीरो ऑर्डर। ये पहला साल था जब जीरो ऑर्डर पे क्वेश्चन आया, हालांकि जेएसआर में मैं पीछे 26 सालों से करा रहा था, पर ये पहली बार आया। और मैंने हमेशा आपको एक स्टेटमेंट दी है कि जीरो ऑर्डर के बारे में कोई भी सवाल आएगा आईआरई से करोगे। आईआरई बोलो, जनरल बोल दो। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। यहाँ पे रिएक्टेंट का नाम बोलो अमोनिया, तो आप इसको अमोनिया की टर्म्स में लिखो। अमोनिया इज इक्वल टू अमोनिया नॉट माइनस के टी। जो भी सवाल होगा जीरो ऑर्डर का इससे होगा। वो कह रहा है कि रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 4 × 10⁻³ और हाउ लॉन्ग इट विल टेक, टाइम निकालना है। फॉर कंसंट्रेशन इनिशियल दे रखी है आपको 0.1 और फाइनल कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.064। सॉल्व करेंगे, यहां से टाइम का आंसर आ जाएगा। सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है जीरो ऑर्डर का, ग्राफ बनाना आ जाए, हाफ लाइफ निकालनी आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, ऑलवेज यूज आईआरई। होता क्या है, फर्स्ट जीरो ऑर्डर पे क्वेश्चन बहुत कम है, तो एक चांस बनता है कि बच्चा भूल ही जाए कि ये भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। 22 भी आपने देखा था, क्योंकि डाटा अलग है तो मैं क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूं। बॉक्स में लो फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड हाफ लाइफ है 10, फर्स्ट हाफ लाइफ है 30। ये log 3 आ जाएगा। log 3 की वैल्यू आपको पता ही है, ऐसे दी हुई आई है क्या? दिया हुआ है, देखो उसने log 3, उसने कई सारे log दे दिए, उसने कहा अपने आप देख ले। उसको लगा अगर एक log दूंगा बच्चा इशारा समझ जाएगा, तो पब्लिक को गुमराह करने के लिए उसने कई सारे log दे दिए। उसने कहा चूज कर ले, जा सॉल्व कर लेना। ये भी दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी हिल डायग्राम नहीं आ रहा बोर्ड में, देख रहे हो 2018 तक पहुंच गए, 19 तक आ गए। तो पोटेंशियल एनर्जी हिल डायग्राम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ईए फॉरवर्ड ईए बैकवर्ड, थोड़ा कम चल रहा है। वो आया ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया एक्चुअली, अब तक तो नहीं आया। बी पार्ट है, वो क्या कंडीशंस होंगी जब कोलिजन इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव कोलिजन बनने के लिए दो कंडीशन होती है। पहला है ओरिएंटेशन, सही दिशा में, सही दिशा से मॉलिक्यूल टकराएं। SN2 याद करो, 180 डिग्री पे न्यूक्लियोफाइल, दैट्स ओरिएंटेशन। दूसरा है एनर्जी फैक्टर,
टकराने पे इतनी एनर्जी पैदा हो कि पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने। देखो आंसर, फर्स्ट पॉइंट। पहले आप लिख लो, टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, आराम से लिख लो, टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। नंबर वन, ओरिएंटेशन फैक्टर, ऐसे ही लिख के आते हैं। नंबर वन, ओरिएंटेशन फैक्टर। नंबर वन, ओरिएंटेशन फैक्टर। लिखो, रिएक्टिंग कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। Colliding molecules must have proper orientation. For collision to be effective. For collision to be effective. Second, energy factor. लिखो, collision must produce energy. Collision must produce energy equal to or more than threshold energy. Equal to or more than threshold energy. So that old bonds get broken. So that old bonds get broken and new bonds are formed. Old bonds get broken and new bonds get formed. टकराने पे इतनी एनर्जी पैदा होनी चाहिए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है अभी? टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट, टोटल एनर्जी जो होनी चाहिए वो एनर्जी कोलिजन से आती है। तो ये दोनों बातें सेटिस्फाइड होंगी तो कोलिजन इफेक्टिव है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड। लास्ट पार्ट है इसका, हाउ रेट ऑफ द रिएक्शन, हाउ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी डिफर इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पैकेज में करा रखा है आपको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं मल्टी स्टेप। तो आंसर लिखो, लिखो, इन ए मल्टी स्टेप रिएक्शन, इन ए मल्टी स्टेप रिएक्शन order is equal to stoichiometric coefficients of slow step. Order is equal to stoichiometric coefficients of slow step. मल्टी स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर का पता कैसे लगाओगे? स्लो स्टेप में जो भी आपके रिएक्टेंट हैं उनके जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं वो वहां पे ऑर्डर बनते हैं। stoichiometric coefficient of reactants of slow step. How about molecularity? Next line में लिखो, there is no meaning of molecularity in complex reaction. अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी टर्म का कोई मीनिंग नहीं है। क्या लिखा आपने? देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्युलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, each individual step will have its own molecularity. Each individual step will have its own molecularity. तो हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्युलरिटी होगी। Each individual step will have its own molecularity. तो कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी कुछ नहीं होती, हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्युलरिटी निकाली जा सकती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 25% पूरा होता है 40 मिनट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीटेड? तो रायता फैला दिया इसने काफी, तो दो बार क्वेश्चन करना पड़ेगा। पहला आ रहा है 25% रिएक्शन को पूरा होने में 40 मिनट लगते हैं, तो रेट कांस्टेंट निकालो। पच्चीस परसेंट रिएक्शन पूरा हो गया, इसका मतलब 25% रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया।
यहाँ पे आप देख सकते हो ये log 100/75 बचेगा, विच इज log 4/3। तो आपको log 4 log 3 दिया हुआ आ जाएगा, या तुम्हें वैसे भी याद होता है, यहाँ तो तुम्हें दिया ही आएगा, और उसको सॉल्व करके रेट कांस्टेंट निकलेगा। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, 80% रिएक्शन होने में कितना समय लगेगा। तो हमें निकालना है T 80%। ये जो निकाल चुके हो वो यूज कर लोगे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट समय के साथ वेरी नहीं करता। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100A डिवाइड बाय 20A, मतलब log 5 बचेगा। अगेन इसकी वैल्यू आपको पता होती है, सॉल्व करेंगे। तो 215 सेकेंड आंसर आ जाएगा, 215 मिनट आंसर आ जाएगा। बी पार्ट है क्वेश्चन का, डिफाइन ऑर्डर। फिर डिफाइन कर लो, लिख लो दोबारा से, लिखो। बी पार्ट का आंसर है पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ। सेकेंड पार्ट है इसमें क्वेश्चन का, राइट द कंडीशन अंडर विच एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकम फर्स्ट ऑर्डर। आंसर लिखो। इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, if one of the reactant is taken in large excess, if one of the reactant is taken in large excess, then बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब दो रिएक्टेंट थे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकम सूडो फर्स्ट ऑर्डर, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकम सूडो फर्स्ट ऑर्डर। वो कह रहा है केमिकल रिएक्शन एक्स से वाई इज फाउंड टू दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन दो गुना हो गया व्हेन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज 4 टाइम्स, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ाने पे रेट सिर्फ 2 गुना बढ़ा। पावर बोलो, इसका मतलब रेट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर, लगा लो मैथ्स गरीबों, इसको 4 गुना करने पे ये 2 गुना हो रहा है, 1/2 रूट हो गया ना यार, खोपड़ी लगाओ। एक्स को 4 रखो, देखो रेट 2 आ गया, तो आंसर है हाफ। ट्वेंटी 25 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप याद करो। हाफ लाइफ C14 की आपको दे रखी है, रेडियो एक्टिव डिके बॉक्स में लो, एरो खींच के लिखो फर्स्ट ऑर्डर, रेडियो एक्टिव डिके बॉक्स में लो, एरो खींच के लिखो फर्स्ट ऑर्डर। half life for radioactive decay is given to you, archaeological artifact containing लकड़ी है 75% of C14 as found in the living tree, find the age of the sample। तो पहला काम करेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे हाफ लाइफ से,
और फिर निकालेंगे एज ऑफ द सैंपल। क्या कह रहा है, जो सैंपल हमें मिला उसमें कितना C14 रह गया, 75%। A minus X is the amount left is 75% of A। कितना C14 रह गया, इसको ऐसे समझना है। तो सॉल्व करेंगे, 100 आ गया, 25 आ गया, 75 आ गया, तो ये 4/3 आ जाएगा। log 4 log 3 आपको दिया होगा, अब वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। ट्वेंटी सिक्स एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। What is the effect of temperature on the rate constant of the reaction? आंसर लिखो, लिखो rate constant increases with rise in temperature, rate constant increases with rise in temperature as given by Arrhenius equation, as given by Arrhenius equation। आर्हीनियस इक्वेशन ये बताती है कैसे रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, एज गिवन बाय आर्हीनियस इक्वेशन। बी पार्ट आ रहा है, रेट लॉ आपको दे रखा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बता दो, अरे बता दो। 2.5। हाउ ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर डिफरेंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। 22 डी पार्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग विल 6 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 2 ग्राम। रिड्यूस टू का मतलब होता है क्या, कितना रह जाए। तो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इनिशियल अमाउंट कितना है रिएक्टेंट का, 6 ग्राम, 6 का 2 होने में कितना समय लगेगा ये बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी हो गया और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगा लिया, मॉलिक्युलरिटी भी पूछ ली, ऑर्डर पे भी बात हो गई, टेम्परेचर वेरिएशन भी हो गया। ट्वेंटी 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हवा में करेंगे जी इसको। फिर हवा में कैसे करते हैं आपको सिखाया हुआ है, इनिशियल रेट का क्वेश्चन है, चेक करो। एक्सपेरिमेंट 1 और 2, बोलो ए को सेम रखा, बोलो बी को डबल किया, ऐसा करने पे रेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। शिक्षा, बी को डबल करने पे रेट चेंज नहीं होता, इसका मतलब बी का ऑर्डर 0 है, बी पे रेट डिपेंड नहीं करता। हाँ जी, एक्सपेरिमेंट सेकेंड एंड थर्ड, एक्सपेरिमेंट सेकेंड एंड थर्ड, बोलो बी को सेम रखा,
बोलो, ए को डबल किया, ऐसा करने पे रेट, ऐसा करने पे रेट 4 गुना हो गया। तो ए को डबल करने पे मैथ्स लगा लो गरीबों, रेट 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब ए का ऑर्डर 2 है, स्केयर का वेरिएशन है। सी आंसर है। तो आप देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं घास काट दी, अभी भी लिख रहा हूं, तुमको भी लिखना है। इस सोच से बाहर आओ कि 4 में से एक टिक करने हैं, सॉल्व करना है। बट हाँ, थोड़ी लिबर्टी ले सकते हो, पूरे स्टेप्स ना लिख के थोड़े स्टेप काट सकते हैं। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम in which concentration of the reactant is reduced to 1/2 of the initial concentration। सही है जी, यही होती है हाफ लाइफ। In first order kinetic, when concentration of reactant is double, half life also get double। चल झूठा, सी आंसर है जवाब। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, तो अमाउंट डबल करने पे भी हाफ लाइफ सेम रहेगी। बात पूरी करो अपनी। 29, व्हाट हैपन्स टू द रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जी, बहुत सुपर्ब क्वेश्चन है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, हाँ जी, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता है, एज एक्सप्लेन्ड बाय आर्हीनियस इक्वेशन। उसने जस्टिफाई करने के लिए भी बोला। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता है एज एक्सप्लेन्ड बाय आर्हीनियस इक्वेशन। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट क्यों बढ़ता है, अगर मुझे उसका रीजन देना है, साउंड ये आ रही है जस्टिफाई मतलब बताना ही होगा, फिर रीजन भी देना है। तो जवाब था ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टफ लाइन थी बट याद करनी है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, ग्राफ याद करो, इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, hence more reactant get converted to product। एक ग्राफ समझाया था आपको, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसका निचोड़ था ये। कोई भी आपसे पूछेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट क्यों बढ़ता है, तो आपका जवाब होगा ऐसे मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है। ऐसे मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। तो ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। बी पार्ट क्वेश्चन का, टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी का क्या भैया, बोलो जी। क्या होता है इसका जी, क्या असर पड़ता है इस पे। आप देख रहे हो, सन्नाटा देख रहे हो, ये प्रॉब्लम होती है कि अभी भी आपने उस गहरे लेवल पे जाके तैयारी नहीं करी है तो आप फंसोगे। आपके सामने आप ये न्यूमेरिकल कर रहे हो लेकिन बेहोशी में, अभी भी आप इन न्यूमेरिकल से कुछ भी नहीं सीख पा रहे हो और आप धाड़ धाड़ ये फॉर्मूले लिख रहे हो। और आप मेरे वीडियो देखो, मैं कैसे बोलता था, जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था, तो एक्टिवेशन एनर्जी EA थी। जब टेम्परेचर T1 था, रेट कांस्टेंट K1 था, एक्टिवेशन एनर्जी EA थी। टेम्परेचर बढ़ के T2 हो गया, रेट कांस्टेंट बढ़ के K2 हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी अभी भी EA। शिक्षा लिखो, लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी
डू नॉट गेट अफेक्टेड विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर वो होता तो फॉर्मूले में ई ए क्या कर रहा था, फिर ई ए माइनस ई टू होता। एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स, वो तो सेम ही रहेगी, वो थोड़ी कम बढ़ती हो जाएगी। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स विच ऑलवेज रिमेन सेम। मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने के लिए 400 जो एनर्जी चाहिए तो 400 ही देनी पड़ेगी, वो घट बढ़ नहीं सकती। विच ऑलवेज रिमेन सेम। इसीलिए कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के साथ बदलती नहीं है। माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, उनकी शक्ल देख के जिनके बारे में सवाल है। ये आंसर है। थर्टी वन। लॉग आर नॉट बाय आर, कुछ भी याद नहीं करना, ग्राफ बनाना है। आईआरई बोलो, फर्स्ट ऑर्डर की आईआरई। लॉग ई आर इज इक्वल टू लॉग ई आर नॉट माइनस के टी। ग्राफ चाहिए आपको, ग्राफ चाहिए आपको आर नॉट बाय आर। लॉग ए माइनस लॉग बी, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। वाई एक्सिस पे अगर लॉग आर नॉट बाय आर रखें, एक्स एक्सिस पे अगर टाइम रखें, तो स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आएगी? तो बिना ग्राफ ड्रॉ करे स्लोप निकल जाती है। थर्टी टू। कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 दे रखी है। रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 की शक्ल देख के लिखूं तो आ जाएगा 1/2 माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी। जो ब्रैकेट में लिया वो क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 जो दिया हुआ है, वही तो दिया हुआ है उसने। बी पार्ट एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में हम ये प्रूव कर चुके हैं। पर ये 3 विद वैल्यूज रिपीट हो गया क्वेश्चन। 34 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए टू बी फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक।
एक रिएक्शन है ए से बी और ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, मतलब ए का ऑर्डर 2 है। अब वो कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स हाउ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी गेट अफेक्टेड। अगर मैं ए को 3 गुना कर दूं, बोलो जी, ए को 3 गुना करने पे रेट क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन भी 9 गुना हो जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी भी 9 गुना हो जाएगा। सबसे बड़ी बेवकूफी इसे इक्वेशन देनी चाहिए थी, बिना इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं हो सकता ये। या तो प्रिंटिंग में, क्वेश्चन टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है जहां से बुक से लिया हमने, अदरवाइज आप एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां इक्वेशन दे रखी है, और इक्वेशन कैसी थी? ऐसी ही 1:1 की थी। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है। अब देखो ना, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, आप बोलोगे dB by dt। व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी? dB by dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है, कुछ अलग नहीं है। बी पार्ट डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखो जी, लिखो ए रिएक्शन विच इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर, a reaction which is not first order but behave as first order, when concentration of one of the reactant is taken in large excess, when concentration of one of the reactant is taken in large excess, for example हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। एस्टर भी दे सकते हो, सुक्रोज भी दे सकते हो, जो अच्छा लग जाए। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज फ्रक्टोज बनते हैं। ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, बट अगर पानी लार्ज एक्सेस में लिया जाए, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में लिया जाए, इट स्टार्ट बिहेविंग एज फर्स्ट ऑर्डर। दो ही एग्जाम्पल है, एस्टर हाइड्रोलिसिस एंड सुक्रोज हाइड्रोलिसिस। थर्टी फाइव। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। हाँ सही है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कहता है टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड विद द एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात? ये आंसर है, अभी लिखवाया था ना पीछे, परफेक्ट आंसर है एकदम। फॉर ए केमिकल रिएक्शन इट वाज ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल when concentration of A increases 4 times। रिपीट हो रहा है, देखो ऑब्जेक्टिव भी रिपीट होते हैं, बताओ। तो रूट का वेरिएशन है। 37 जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द वन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, a zero order reaction is the one whose rate is independent of रेट लॉ लिखो। जीरो ऑर्डर का रेट लॉ लिखो, बोलो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0 इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्टी एट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 4 स्टेप में हो रहा है, ऑर्डर निकालने के लिए बोला है। मल्टी स्टेप रिएक्शन में कहाँ झांकना है? स्लो स्टेप का को देखकर रेट लॉ लिखो। R इज इक्वल टू के A2 की पावर 1 ऑर्डर 1
39 log k वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट किया। स्लोप कितनी आती है -k/2.303r और इंटरसेप्ट log a के बराबर होता है। स्टिल इन डाउट प्लीज राइट दिस इक्वेशन, log k is equal to log a minus ea divided by 2.303 rt। तो इंटरसेप्ट इज log a एंड स्लोप इज minus ea divided by 2.303 r, डी आंसर है। ये भी दिख रहा है कि आर्हीनियस इक्वेशन पे कभी कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया। सिंपल दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, एक वो एक फर्स्ट ऑर्डर के 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि हाफ लाइफ दे दी, चलो के ना देके 40th इक्वेशन दे रखी है, कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो आपको दिख रहा है कि सारे के सारे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहले अपने हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। तो आ गया इक्वेशन -dx/dt इज इक्वल टू 1/2 -dy/dt इज इक्वल टू dp/dt। कौन सी इक्वेशन सही है? ए सही है। ए में क्या लिखा हुआ है? dp/dt, रीअरेंज कर लो, या ए में लिखा हुआ है -dy/dt। अगर आप इसे इक्वेट करोगे तो -dy/dt इज ट्वाइस ऑफ dp/dt। ये आंसर है। पेशेंस, ये नहीं ऑब्जेक्टिव है तो मैं कुछ भी टिक कर दूं। आप देख रहे हो मेहनत लगती है, 2 मिनट लगाने में कोई भूकंप नहीं आने वाला। क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तकलीफ होती है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन मॉलिक्युलरिटी स्टेट 1 कंडीशन जब बाई मॉलिक्यूलर बिकम फर्स्ट ऑर्डर। ये क्वेश्चन नंबर 23 है जो रिपीट हो रहा है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की इक्वेशन दे रखी है, H+ की प्रेजेंस में, वाटर एक्सेस में, वाटर एक्सेस में है, बॉक्स में लो। हाँ जी, बेस्ड ऑन द अबव राइट पहला, व्हाट डू यू कॉल सच रिएक्शन, बोलो। लिखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा, इसकी रेट लॉ इक्वेशन लिखो। रेट किस पे डिपेंड करेगा? एस्टर पे। किस पे नहीं करेगा? पानी पे, क्योंकि पानी एक्सेस में है, तभी तो ये फर्स्ट ऑर्डर बना है। मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी 2, ऑर्डर 1। (43) चीनी में डाल रहे हैं पानी, सेम वाटर एक्सेस में है, बॉक्स में लो। सेम क्वेश्चन है, अलग सेट में दिया होगा। पहला है राइट द रेट लॉ इक्वेशन, लिखो। अब रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? चीनी की कंसंट्रेशन पे, पानी पे नहीं करेगा। मॉलिक्युलरिटी 2, ऑर्डर 1 लिखो, और ऑर्डर 1 के ब्रैकेट में लिखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये लिखना जरूरी है। मॉलिक्युलरिटी 2, ऑर्डर 1, ब्रैकेट में सूडो फर्स्ट ऑर्डर। व्हाट डू यू कॉल सच रिएक्शन? सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर।
44 इनिशियल रेट लॉ का क्वेश्चन। हाँ जी, कोई दो एक्सपेरिमेंट जिसमें एनओ सेम है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। कोई दो एक्सपेरिमेंट जिसमें बी सेम है, वो है फर्स्ट एंड थर्ड। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। चलो, परसों सुबह एक्स्ट्रा क्लास है, सुबह 8 से 10। कल हम लोग डी एंड एफ करेंगे। डी एंड एफ खत्म हुआ तो परसों कोऑर्डिनेशन करेंगे। सो 44 पहला सवाल, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनओ एंड Br2? बोलो जी। रेट लॉ लिखो पहले अपने लिए। R इज इक्वल टू के, NO की पावर है 2, Br2 की पावर है 1। अब सवालों के जवाब दो। NO का ऑर्डर 2 है, Br2 का ऑर्डर 1 है। बी पार्ट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट पकड़ लो, एक्सपेरिमेंट 1 ही ले लो। एक्सपेरिमेंट 1 में रेट की वैल्यू है 10 की पावर -3, NO है 0.05 और Br2 भी है 0.05। सॉल्व करेंगे, के आ जाएगा। के की यूनिट पे ध्यान लगाना, ये सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। मोलैरिटी -2, सेकंड -1। डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन अगर NO और Br2 0.4 और 0.2 ले लिए जाएं। रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता कंसंट्रेशन डालने से। NO कितना ले लिया? 0.4, 0.2। (45) लिखो। क्वेश्चन नंबर 22 रिपीट हो रहा है ये। 45 इज क्वेश्चन नंबर 22। 46 पढ़ो। फॉर ए रिएक्शन R से P क्या सिखाया था? अगर log ऑफ R वर्सेस T हो तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर सिर्फ R वर्सेस T हो तो जीरो ऑर्डर। ए पार्ट का आंसर है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आंसर है जी 0। एंड कह रहा है आल्सो राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।
टाइम की यूनिट दे रखी है, नहीं दे रखी है, ऐसे ही छोड़ दो। लॉग आर वर्सेस टी फर्स्ट ऑर्डर, सिंपल आर वर्सेस टी जीरो ऑर्डर। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट? आईआरई फर्स्ट ऑर्डर की आईआरई बोलो, आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। बोलो वाई एक्सिस पे अगर आर प्लॉट किया जाए और एक्स एक्सिस पे अगर टाइम रखा जाए तो स्लोप की वैल्यू आर नॉट के बराबर आती है, इंटरसेप्ट की वैल्यू, और स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस के माइनस के। लास्ट क्वेश्चन है, मैं बाबा कह रहा हूं कि दिल्ली बोर्ड 2024 नहीं लगा है, ऑल इंडिया बोर्ड 2024 और कंपार्टमेंट लगा है। तो ये भी अच्छा रहेगा, जब एक बार ये खत्म हो जाएगा तो जनवरी में एक दिन बैठेंगे, 2 घंटे के लिए बुलाएंगे आपको और इस साल का पेपर पूरा कराएंगे एक बार में। तब तक के लिए क्वेश्चन करते रहो। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बॉक्स में लो फर्स्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 3/4 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट टू डिकम्पोज। डिकम्पोज डिकम्पोज रिएक्ट कितना? 3/4 ऑफ इनिशियल अमाउंट। लैंग्वेज पढ़ो, अमाउंट लेफ्ट दिया है, अमाउंट रिएक्ट दिया है, इसी की तो लड़ाई है, इसी के लिए तो इतने हजारों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस चलती है। के दिया हुआ है, टी निकालना है, x is 3/4 of a, वेरी इजी डाटा। हाँ जी, 4a ऊपर गया, नीचे 4a माइनस 3a, a बचा, a से कट गया, log 4 होता है 0.6020। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। बहुत ही आसान डाटा। टाइम चेक करो किस में दे रहे हैं, पर सेकंड में था के, तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे काइनेटिक खत्म होता है, तो कल मॉर्निंग 8 से 10 विल स्टार्ट डी एंड एफ।